हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 300 फाइट फ्रॉम टोरी। आज हम पिछले वर्षों में गवर्नर जनरल, वायसराय से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, विकल्पगत घटनाओं का कालक्रम बताइए। पहला ऑप्शन है क्लाइव की भारत वापसी, दूसरा है इलाहाबाद की संधि, तीसरा है बक्सर का युद्ध और चौथा है वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। तो इसका सही क्रम हो जाएगा 3, 2, 1, 4। बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की संधि हुई है 3 मई 1765 को। क्लाइव का पुनः भारत आगमन हुआ है अगस्त 1765 में। और वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर बना है 1774 में। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? या असली संस्थापक कौन था? तो वो था लॉर्ड क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था राजा चेत सिंह ने। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लेनी पड़ी थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी जो कलकत्ता थी ये स्थापित करी गई थी 1784 में। और किसने की थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। तो उस समय 1784 में गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जिसे रिंग फेंस नीति कहते हैं किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? तो द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और अगर आपसे पूछे कि किसने शुरू किया था द्वैत शासन बंगाल में, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 तक चला। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वॉरेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया है, ना कि अपने लिए। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी कॉर्नवालिस ने। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत न्याय, कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा गवर्नमेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया, या जिसको सिविल सर्विसेज कहते हैं, का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? तो यह है कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कॉर्नवालिस को कहते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था दरोगा को। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? इसका मकबरा कहाँ है? तो कॉर्नवालिस का मकबरा है गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और वहीं पे इसकी कब्र है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है, 1802 की भसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो भसीन की संधि किसके किसके बीच हुई थी? भसीन की संधि हुई थी अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि किसने दी थी? वेलेजली ने। अगला प्रश्न, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे?
तो प्रथम भारतीय देशी शासक जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार की वो थे हैदराबाद के निज़ाम। क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार की 1798 और 1800 में 2 बार इन्होंने संधि करी थी। फिर मैसूर 1799, फिर तंजौर 1799। अवध ने सहायक संधि कब स्वीकार करी थी? 1801 में। उसके बाद पेशवाओं ने 1802 में, फिर बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया ने 1804 में तथा इंदौर के होलकर 1818 में। तो सबसे पहले हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ है हेस्टिंग्स के कारण, हेस्टिंग्स के शासनकाल में। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ, जो कि 1815 की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आंग्ल नेपाल जो युद्ध था वो कौन सी संधि से समाप्त हुआ? तो आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद हुई थी सुगौली की संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो हेस्टिंग और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में होता, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय हार गए थे और उन्हें अंग्रेजों ने 8 लाख की वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो थॉमस मुनरो का कार्यकाल था 1820 से 1827। थॉमस मुनरो 1820 से 1827 तक मद्रास का गवर्नर रहा। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे और सबसे पहले लागू कहाँ की थी रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो तमिलनाडु के 12 महल जिले में लागू करी गई थी। उसके बाद यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, असम तथा कुर्ग जो कर्नाटक का एक पार्ट है वहां पे लागू की गई। कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के प्रशासन को ले लिया था या कब्जा कर लिया था? तो कुशासन के आधार पर किसने कब्जा किया था मैसूर को? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां पर कथित रूप से अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी, इनके अनुसार, असलियत में नहीं थी। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठगों का उन्मूलन या ठगों का दमन हुआ था कैप्टन स्लीमैन, और कैप्टन स्लीमैन को भेजा किसने था? तो विलियम बेंटिक ने। बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दी गई और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो ठगों का अंत के लिए अगर तुमसे पूछे गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था बेंटिक, और तुमसे पूछे कि कैप्टन कौन था, तो कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर पाबंदी या रोक लगाई थी विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो डलहौजी ने अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया और अवध का विलय कर लिया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक था। इसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश थे, सबसे पहले सतारा 1848 में, फिर जैतपुर संभलपुर 1849 में, फिर बघात 1850 में, फिर उदयपुर 1852 में, झांसी को 1854 में मिलाया, नागपुर को 1854 में तथा करौली को 1855 में। ये व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा या राज्य हड़प नीति के द्वारा डलहौजी ने मिलाए थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? 1856 में, 1857 की क्रांति से 1 साल पहले। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ? तो अभी हमने ऊपर देखा 1848 में सतारा सबसे पहले डलहौजी की राज्य हड़प नीति का शिकार हुआ। अगला प्रश्न है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब किया? तो सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में। गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलन बोरो के काल में, 42 से 44 तक इसका कार्यकाल था, के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो सिंध को कब मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में? 1843 में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का भारत में विलय किया था डलहौजी ने। राजा पर यह दोष लगाया, सिक्किम के राजा पर उसने यह दोष लगाया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया है और सिक्किम पर कब्जा कर लिया।
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के दौरान बिछाई गई थी 1853 में। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर डलहौजी के द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई और इसी साल सबसे पहली रेलगाड़ी भी भारत में चली। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सी कंपनी थी जिसने पहली रेलगाड़ी चलाई थी? वो थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 1853 में बंबई से के बोरी बंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने किया था। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को या किसके कार्यकाल के दौरान चालू हुआ था या शुरू किया गया था? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ? तो किसके शासन में क्रियान्वित हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासन में। ईश्वरचंद विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया कौन सा? विधवा पुनर्विवाह। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध किया गया और विवाह से उत्पन्न हुए बालक को वैध घोषित किया गया। तो अधिनियम कौन था इसका अधिनियम था 15। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। निम्न में से भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और इसी को ही भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1877 में। राजसी उपाधि अधिनियम जिसे रॉयल टाइटल एक्ट कहते हैं ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में ब्रिटिश संसद ने पारित किया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार से 2 और दरबार लगे थे जैसे सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलन बरो ने। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त के लिए जिम्मेदार है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। तो प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1872 में। और आपसे पूछे कि नियमित जनगणना या दशकीय जनगणना चालू हुई थी, वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो 1872, नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर था एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो किसकी हत्या की गई थी? वो थी लॉर्ड मेयो जिसने प्रथम जनगणना कराई थी। लॉर्ड मेयो 69 से 72 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के कैदी द्वारा की गई। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। अगला प्रश्न है वह कौन सा वायसराय सबसे दीर्घकाल रहा? किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा किस वायसराय का? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्जन। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहा, 7 वर्ष तक। और इसी के दौरान बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। फिर आता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 4 वर्ष रहा। लॉर्ड हार्डिंग जो ऑप्शन दिए गए उनमें से बता रहे हैं 1910 से 1916 6 वर्ष तक। और लॉर्ड मेयो 69 से 1872 3 वर्ष। इसकी हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो भारत में स्थानीय शासन को प्रोत्साहित किया था लॉर्ड रिपन ने। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो एल्बर्ट बिल विवाद जो है ये यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। इस जो एल्बर्ट बिल आया था इससे था कि जो भारतीय जज थे, जो न्यायाधीश थे, वो जो भारत में यूरोपीय लोग रह रहे थे उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही थी उसकी न्यायिक जांच कर सकते थे, उसमें फैसला दे सकते थे। तो आगे बढ़ते हैं। सर पीसी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य था जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। यूरोपीय लोगों ने इसे विशेषाधिकारों का कुठाराघात माना
उनको लगा कि उनको और इंडियंस को बराबर किया जा रहा है। तो इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। अगला प्रश्न है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवधि के घंटों को सीमित करने का स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? ये आपसे पूछेगा, पहला फैक्ट्री अधिनियम किसके कार्यकाल में आया या किसने दिया? तो वो था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरॉय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उसने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाले महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के फैक्ट्री में काम करने पर रोक तथा 7 से 12 वर्ष के बच्चों की आयुर्वेदी प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। तो 7 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे थे, वो फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते थे, और जो 7 से 12 वर्ष के बच्चे काम करते थे, वो प्रतिदिन 9 घंटे ही काम कर सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं, और महीने में 4 दिन की उन्हें छुट्टी भी दी जानी चाहिए थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, तो लॉर्ड लिटन ने नहीं, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन ने दिया था। बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए। तो क्लाइव क्लाइव ने क्या किया था? क्लाइव के समय हुआ था बंगाल में दोहरा शासन। विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा मैग्ना कार्टा आया था 1935 में। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था, इसीलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। और कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लॉर्ड डलहौजी, तो डलहौजी ने कौन सा दिया था? व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था। 1856 में झांसी को मिला लिया था और 1848 में सतारा को। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया था। फिर विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा का निषेध किया गया था। लॉर्ड रिपन रिपन को स्वायत्त शासन माना जाता है, इसने चालू किया इंडिया में। और कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। अगला प्रश्न है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी लॉर्ड कर्जन ने। और उसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की। इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। अच्छा, इनकी पदावधि, किस-किस इनके कार्यकाल को काला क्रमांक लगाना है। तो पहला है कर्जन, चेम्सफोर्ड, हार्डिंग और इरविन। तो कर्जन 1899 से 1905 तक था। चेम्सफोर्ड 1919 के आसपास आया था। हार्डिंग 1911 से 1916 तक था। और इरविन 1926 से 1931 तक था। तो सीक्वेंस हो जाएगी 1, 2, 3, 4। देख लेते हैं। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, फिर चेम्सफोर्ड है 1916 से 1921, हार्डिंग है 1910 से 1916, इरविन है 1926 से 1931। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो यह लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित में से भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, जो ज्यूज वायसराय था, वो था लॉर्ड रीडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 तक था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कई बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ठगी का दमन विलियम बेंटिक ने किया था, सही है। एल्बर्ट विल विवाद रिपन के समय हुआ था और उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ा था। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग ने शुरू की थी, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लिटन के काल में आया था, और इसको हटाया था रिपन ने। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो ब्रिटिश जो भारत था, उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी, वो हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के दौरान 1912 में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया
वायसराय हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा भारत में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। तो राजधानी स्थानांतरण होगी या ट्रांसफर होगी, इसकी घोषणा की गई थी 1911 में, बट राजधानी स्थानांतरित हुई थी। मतलब राजधानी भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बन गई थी 1912 में। तो ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न। थैंक यू।